आज सुनिए हिंदी के वरिष्ठ कथाकार जयराम सिंह गौर की लिखी हुई कहानी और उसने चूड़ियाँ पहन लीं। जयराम सिंह गौर अंचल विशेष के कथाकार हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की आसपास के ग्रामीण क्षेत्र ही उनकी कहानियों की पृष्ठभूमि है। आज सुनिए उनकी कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। आज मेरे 7 साल के पोते ने पूछा, क्या आटा पहले हाथ की चक्की से पीसा जाता था? तुम्हें किसने बताया? बुआ ने। हाथ चक्की से आटा पिसाई की याद आते ही जहन में ललतू चाची का चेहरा कौंध गया। औसत से थोड़ा कम कद, मोटी सफ़ेद धोती से ढका दुबला शरीर, पैर में गिलट के मोटे खड़ुए, हाथ में पीतल की चूड़ियाँ, मुंह तक घूंघट, सर पर एक के ऊपर एक पिसे आटे के 3-4 टोकरियाँ रखे सुबह सुबह दिख जाती। रामरती विधवा थीं। उनके पति का नाम ललतू था, इसलिए सब उन्हें ललतू चाची कहते थे। बरोठे में पहुँचते उनकी आवाज़ आती, दुल्हन हम आए गएन। आओ जीजी बैठो, हम औती हन। जब तक अम्मा आती वो पिसे आटे की टोकरियाँ नीचे रख चुकी होती। अम्मा के आने पर कहती, ले दुल्हन पिसान और बेसन तौल ले। अरे का जीजी, तुम का गड़बड़ करती हो जो तौलन का कहती हो? चाची अपने दोनों हाथ अपने कानों पर लगाकर कहती, हमहू का भगवान घरे जाए का है, ऐस करबे तो ऊपर का मुँह दिखैबे। हाँ, जब पेट ना भरी तब तुमसे मांग लेबे, पर ऐस काम कबो न करबे। चाची अम्मा की सेहत का हाल पूछती और अम्मा उनकी बहुओं का, और चाची का शुरू हो जाता बहु पुराण। चाची के 2 बेटे हैं, लेकिन दुर्भाग्य कि कोई उनका ध्यान नहीं रखता, जिसका एक कारण चाची का तेज मिजाज भी है। पुराने ज़माने की हैं, वे अपनी बहुओं से उसी व्यवहार की अपेक्षा रखती हैं जो उन्होंने अपनी सास के साथ किया। उनका विश्वास मेहनत मजदूरी में है, पर बहुएं सब एक नंबर की बिगड़ैल और मुँहफट। चाची ने अपनी मेहनत से दोनों बच्चों को पाला, उनके घर बसाए। चाची हाल बताती जाती और बीच बीच में आंसू पोंछती जाती। इसी बीच घर में कोई मट्ठा लेने आ गया, बातों का क्रम टूटा। जब मट्ठा लेने वाला चला गया तो चाची ने सकुचाते हुए पूछा, दुल्हन माठा कुछ बचो है का? हाँ जीजी है। अम्मा ने उन्हें मट्ठा और गुड़ दिया। चाची उनको आशीषती हुई विदा हुई। चाची का दूसरे तीसरे दिन आना जाना लगा रहता और उनका बहु पुराण और अम्मा की बीमारी की कथा अनवरत चलती रहती। अम्मा का धैर्य भी काबिले तारीफ था। उनकी हर बात पूरी हमदर्दी से सुनती, बीच बीच में वो भी अपने आंसू पोंछती रहती। जवानी में चाची बला की खूबसूरत थी। ये ललतू के बुआ के लड़के की सलहज थी। ललतू भी पहलवानी करता था, अच्छा शरीर और देखने में ठीक ठाक था। रिश्तेदारी के नाते वो अपने बुआ के लड़के के साथ उसकी ससुराल गाए बगाए जाता रहता था। सलहज होने के नाते हंसी मजाक भी होता रहता था। इसी बीच चाची भी उससे खूब खुल गई थी, या यूँ कहें वो ललतू पर मर मिटी थी। एक बार ललतू की बुआ के यहाँ लड़की की शादी थी, चाची भी उसमें आई थी। ललतू के लिए सुनहरा मौका था, वो उन्हें उड़ा ले चला। जाने कहाँ कहाँ घूमता रहा, अंत में गांव आया। ललतू के गांव पहुंचने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। ललतू के बुआ का लड़का और उसके ससुराल वाले आ धमके। सब मिलकर ललतू को धमकाने लगे, पर ललतू ने किसी की एक ना सुनी। इस पर पंचायत बैठी। चाची ने ललतू के साथ रहने की ही जिद ठान ली। पंचायत ने फैसला सुना दिया कि यदि ललतू उन लोगों की शादी में हुए खर्चे की भरपाई कर दे और बिरादरी को कच्ची और पक्की रसोई की दावतें दे तो चाची उसके पास रह सकती है। ललतू तैयार हो गया। इस चक्कर में उसका एकमात्र खेत रमेसर के पास रहन हो गया। फिर भी उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। उसके पास 2 भैंसे, हल वगैरह खेती करने के सारे उपकरण थे। उसने लोगों से बटाई पर खेत लेकर नई जिंदगी शुरू की। जिंदगी चल पड़ी। ललतू ने खेती और चाची ने घर संभाल लिया। चाची किसानी में मदद के साथ साथ जमींदारों के घर का आटा पीसने लगी। इससे कुछ अतिरिक्त आय होने लगी। चाची दूरदर्शी एवं मितव्ययी और स्वाभिमानी थी। उसके कारण गया ललतू का खेत उसे हमेशा टीसता रहता। उसके दिमाग में हमेशा खेत छुड़ाने की बात चलती रहती। वो रुपया इकट्ठा करने की रोज़ नई नई तरकीबें सोचा करती। आज जब से अपने खेत से लौटी है, गुमसुम बैठी है। उसे ऐसे बैठे देख ललतू ने पूछा, का हुईगा? कुछ तो नहीं? कुछ तो है। कहो तो कुछ हो नहीं है, फिर काहे मुँह लटका है?
ऐसन देखो, तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम वही खतवा के पास न जावा करो, पर तुम हो कि मानते हुए नहीं। ईश्वर जब चाही तब हिन सब ठीक हुई, मुंह लटकावे से कुछ ना हुई। कहा तो ठीक हो, पर करी का मन मनता ही नहीं। कहकर ललतू ने सांस भरी और बाहर निकल गया। ऐसी बात नहीं थी कि ललतू को खेत छुड़ाने की लालसा नहीं थी, पर क्या करता, सवाल तो रुपयों का था। एक दिन चाची ने कहा, एक बात बताई। बताओ। 150 रुपया हुई गए हैं तो ख्यात छुड़ावे का सोचो जाए। अरे यूँ तो आधे भा और कहाँ ते आई। देखो, गुस्साओ ना तो एक बात कही। कहो। हमार खड़ुआ हंसली बेच दो, इतने का इंतजाम हुई जाई। का कहो, ऐस तुम सोचो कैसे। अरे हंसली खड़ुआ धरे ते दूध तो देत नहीं, खेत छूट जाई तो दूसर बन जाई है। ललतू को चुप देख उसकी हिम्मत बढ़ी। उसने पूछा, का सोचो। अच्छा सोचबे। ललतू को भी उसकी बात में सार दिखा। दूसरे दिन वो चाची के साथ सामान लेकर कस्बे के सुनार के पास पहुंचा। उसने सामान देखकर उसके 300 रुपये लगाए। सुनार से पैसे लेकर वे गांव की ओर चल दिए। रोज का रास्ता आज उन्हें बहुत लंबा लग रहा था। वे चाहते थे कि उनके पर लग जाएं और उड़कर गांव पहुंच जाएं। गांव पहुंचते वो दोनों रमेसर के पास पहुंचे। राम जुहार के बाद रमेसर ने पूछा, ललतू भाई कैसे आए हो, कुछ काम है का। हाँ भैया, खेतवा का छुड़वाए खातिर बात करे आए रहन। वही की बात का करे का है, पैसा देव जाओ, ख्यात फिर तुम्हार। अच्छे मौके पे आए हो, फसलों कट चुकी है। ललतू रुपए निकाल कर देता हुआ बोला, लेओ भैया गिन लेओ। रमेसर को इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी कि ललतू पैसों का इंतज़ाम इतनी जल्दी कर पाएगा। रुपयों की बात सुनकर उसका चेहरा उतर गया। वो इस स्थिति के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसे उस खेत से अच्छी कमाई हो रही थी। वो संभला, नोट गिनते हुए बोला, भैया तुम यूँ नीक करो, हमों का पैसन की ज़रूरत रहे। भैया ठीक ते गिन ली न हो। हाँ रकम पूरी है, आज ते फिर खेत तुम्हार। वे दोनों सीधे खेत की तरफ भविष्य के सपने बुनते हुए चल दिए। खेत पर पहुंचकर दोनों ने खेत की मेड़ पर मत्था टेक कर मिट्टी माथे से लगाई और फबक फबक कर रोने लगे। मोर के बोलने से उनकी तंद्रा टूटी और वे घर की तरफ चल दिए। आज की रात उनकी दीपावली की रात थी। चारों ओर खुशियों का लहराता सागर था जिसमें वो दोनों गोते लगा रहे थे। ललतू चाची ने आज गुड़ की लपसी मतलब हलवा और पूड़ियाँ बनाई थीं। दोनों खा पी कर जब अपने बिस्तर पर गए तो चाची ने ललतू को बताया कि वो बाप बनने वाला है। ललतू उछल पड़ा। वो चाची को गोद में उठाकर नाचने लगा। पूरी रात उन दोनों ने जागती आंखों सपने देखकर बिताए। ललतू बटाई पर खेत लेने जमींदार भूप सिंह के यहाँ गया था। खेत की बात हो जाने पर जमींदार ने अपनी समस्या रखी। उन्होंने अपनी ठठुआ भैंस को ब्याहने के वादे पर लेने के लिए उससे कहा। 60 रुपये कीमत तय हुई। जमींदार पूरी तरह आश्वस्त था कि उसकी भैंस कभी गाभिन नहीं होगी। ललतू ले आया। कुछ ही दिनों बाद पता चला कि भैंस तो गाभिन है। अब तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो और उसकी पत्नी आने वाले के भाग्य के कसीदे काटने लगे। चाची खूब मगन रहने लगी। चाची के सास ससुर तो थे नहीं जो उसकी गोद भरवाते, इसलिए उसने अपनी पारिवारिक सास से कहकर ये रस्म करवाई। उस दिन ललतू का उत्साह देखते बनता था। वो अपने गांव के देवी देवताओं को नहीं भूला था। बरम बाबा के थान पर झंडा, लंगोट, खड़ाऊ और बतासे चढ़ाए तथा गांव के 5 देवी स्थानों पर छठी पुजवाई। दिन भर घर में उत्सव का माहौल रहा। खूब ढोलक बजी और सोहर गाए गए। शाम को सभी परिवारी जनों की दावत हुई। समय अपनी गति से भाग रहा था। ठीक समय पर चाची ने बालक को जन्म दिया। ललतू की खुशियाँ चरम पर थीं। परिवारी जनों को गुड़ की भेलियाँ बांटी गईं। जचकी कराने को चिन्हारी के रूप में फूल की थाली दी गई। उस दिन भी ढोलक बजी और खूब सोहर गाए गए। वो समझ ही नहीं पाया कब वो 2 बच्चों का बाप बन गया। वो अपनी मौज में मस्त था। बड़े होते बच्चों को देखकर उसकी मौज की नींद टूटी। बड़ा बच्चा शादी लायक हो गया था। अब उसे चिंता हुई कि वो एक मढ़ा मतलब कोठरी में कहाँ रहेगा, कहाँ लड़का बहू रहेंगे। वो जमींदार के पास गया और अपने घर के पास वाली खाली पड़ी ज़मीन को उजरत देकर ले ली और कुछ ही दिन में मढ़ा तैयार हो गया। कुछ दिन बाद एक रिश्ता आया। उसने चाची से राय बात की और बड़े लड़के की शादी कर दी।
जब ललतू को चिंता हुई कि लड़के की शादी हो गई है, परिवार पढ़ेगा, उनके भरण पोषण की भी व्यवस्था होनी चाहिए, किसान और क्या सोचेगा, उसने लड़के को एक गोई और बंधवा दी। ललतू की ईमानदारी पूरे गांव में मशहूर थी। वो खेतों में कड़ी मेहनत करता और गोबर की खाद भी डालता था, इसलिए सभी उसे खेत देने के लिए तैयार रहते। उसके प्रयास से लड़के को भी पर्याप्त खेत मिल गए। जिंदगी मज़े से चलने लगी। ललतू के दूसरे लड़के का मन पढ़ने में नहीं लगा, वो भी खेती में मदद करने लगा। ललतू बाजार से लौटा तो चाची को उदास पाया। उसने पूछा, का भवो, मुँह काहे लटको है? कुछ नहीं ऐसन जी, कुछ भारी आए। कुछ आई से होए तो वैद्य जी को दिखावा जाए। नहीं, ऐसन कुछ नहीं। चाची अपना दर्द दबाकर सब कुछ छिपा गई। पर यह आए दिन की बात हो गई। एक दिन जब ललतू ने चाची को अपनी कसम दे दी तो उसने बता दिया कि बड़े अलग होना चाहता है। तो यह बात आए, तुम्हें पहले बताए देकर रहे, बेकारे अपन जान सासत में डाले रहो। का बतौतिन, ऐसन दिन आई है, यह तो कबो सोचो नहीं हतो। अब तो आ गओ, अब सोचो का करे का है। हमारी तो मति मारी गई, तुम सोचो का करे हो जाए। हमारे समझ में जैसो चाहत है वह कर दीन जाए। का मतलब वही का अलग कर दीन जाए? और चारे का है, हम ठहरे मेहनत मजूरी करे वाले। हमारे पास कौन 3 करोड़ की चौथी आई है, जय के कारण हम बांटे थे डरान। जाओ बड़े का बुला लाओ। बड़े आया तो ललतू ने पूछा, तो अलग होवा चाहत हो? हाँ बापू, तो ठीक है, तुम आज ते अपना अलग समझो। एक गोई भैंसा, हल तुम्हार, तुम अपन खेती अलग करो। का मतलब खेत में हमें हिस्सा ना मिली का? ना, ख्यात छुड़ावे में तुम्हारी महतारी के सब जेवर जट्टा चला का। जब तक वही कर वापस न मिली तब लग ख्यात के लिए सोचबो पाप है, या तुम वही का बनवाए दो तब ख्यात के खातिर सोचो। ऊपर से मजबूत दिखने वाला ललतू इस बंटवारे के बाद टूट गया। कुछ दिनों के बाद कुछ सामान्य हुआ। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, छोटे का ब्याह न करियो का? बड़े का करके पेट नहीं भरा का? ललतू का उत्तर सुनकर वो चुप रह गई। उसका चेहरा उतर गया। उसको उदास देख ललतू पिघल गया। वो उससे बोला, कोनो रिश्ता देखो हो का? वो कुछ ना बोली। अब ललतू को चिंता हुई। वो उसे मनाने में जुट गया, पर अब की जल्दी नहीं मानी। शाम हो रही थी, वो खाना बनाने की बात कहकर चली गई। ललतू सोच रहा था कि जरूरी तो नहीं शादी के बाद छोटे भी ऐसा ही निकले। फिर अब उसकी उम्र भी तो हो गई है, कहीं कुछ ऐसा वैसा न कर बैठे कि बिरादरी में नाक नीची होए। जो किस्मत में होगा वही होगा। वो ठीक ही सोच रही है। रात में उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम ठीक है कहती रहो, हमहू खूब सोचा, छोटा का ब्याह कर दीन जाए। कौनो रिश्ता निगाह में है का? हमरे ककियउते मामा के पोती है, देखे सुने में अब ठीक है, दान दहेजो दही हैं तो ठीक है, तो बात चलाओ। कुछ दिन बाद वो लोग आ गए, रिश्ता तय हो गया। अब ललतू को चिंता हुई कि रिश्तेदारी में शादी हो रही है, सब लड़की वालों के भरोसे ही ना होगा। जेवर कपड़े फलदान सब दावत का खर्चा भी तो है। उसने कुछ सोचकर अपनी पत्नी से बात की और दोनों जमींदार के पास पहुँचे। जुहार करके बैठ गए। जमींदार ने पूछा, ललतू कैसे आयो? मालिक छोटे के ब्याह तय कर दे है, या तो बड़ी खुशी की बात आए। ललतू चुप बैठा रहा। जमींदार ने उसे चुप देखकर पूछा, का है चुपाए के काहे बैठो, कुछ बोलो तो। अब की बार उसकी पत्नी बोली, मालिक ये बड़े संकोची आए, कुछ कहे में शर्मात हैं। अब कैसे कहें कि बगैर आपके मदद के ब्याह कैसे हुई? यह माँ शर्म की बात का है, जो कहिए हो सब मदद हुई। मन के कौनो हौसला बाकी ना राख्यो, ना कौनो कंजूसी करे हो, गाँव के इज्जत की बात आए। जमींदार से आश्वासन पाकर दोनों पति पत्नी जमींदार का गुणगान करते हुए अपने घर पहुँचे। जमींदार भूप सिंह 50-55 साल के निसंतान विधुर थे। उनकी पत्नी 10 साल पहले स्वर्ग सिधार गई थी। उनके भाई भतीजों से उनकी पटती नहीं थी। उसका एक कारण ये भी था कि उनके भाइयों ने उनके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाकर उनका दूसरा विवाह नहीं होने दिया था। एक बार वे अपनी दूर की रिश्ते की विधवा साली को ले आए थे। उनकी घर की व्यवस्था ठीक चलने लगी थी, लेकिन उनके भाइयों ने उनकी बदनामी फैला कर उनका जीना हराम कर दिया।
उन्हें अपनी साली को उसके घर भेजना पड़ा। तब से भाइयों के प्रति उनका मन बिल्कुल खट्टा हो गया। दरअसल उन लोगों की निगाह उनकी जायदाद पर थी। भूप सिंह ने अपने भाइयों से संबंध लगभग ख़त्म कर दिए थे। केवल एक खानदानी भतीजा संजय था जो कभी कभी आ जाया करता था। उनके भाइयों को उसका आना जाना भी खटकता था। वे लोग उससे आए दिन टोका टाकी करते रहते थे। नियत समय पर ललतू के छोटे लड़के की खूब धूमधाम से शादी हुई। बहू घर का काम भी करती और किसानी के कामों में भी सहयोग करती। ललतू अपनी पुत्र वधू के काम और व्यवहार से पूर्ण रूपेण संतुष्ट था। समय अपनी गति से चलने लगा। कहते हैं कि अच्छे दिनों की उम्र ज़्यादा नहीं होती। वही ललतू के साथ हुआ। कुंवार के महीनों में खेतों की जुताई रात में होती है। ललतू हल चला रहा था। अचानक उसका पैर सांप के ऊपर पड़ गया और उसने उसको डस लिया। वो चिल्लाया तो, पर जब तक कोई पहुंच पाता तब तक उसकी सांस रुक गई। चाची पे वज्रपात हो गया। उसकी तो आवाज़ ही खो गई। आंसू भी सूख गए। सभी कह रहे थे कि इसको रुलाओ नहीं तो ये पागल हो जाएगी। ललतू की मौत सुनकर जमींदार आए। चाची और उसके बच्चों को ढांढस बंधाया और ललतू की क्रियाकर्म की व्यवस्था की। सांप काटने से मृत्यु होने पर मृतक को जलाया नहीं जाता, इसलिए ललतू को उसके खेत में दफना दिया गया। मजदूर का पेट बैठे रहने से तो भरता नहीं। चाची भी खेतों में काम करने जाने लगी। धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। खेतों पर अक्सर जमींदार से भेंट हो जाती। वो उससे उसके हालचाल पूछते और उसको ढांढस बंधाते रहते। यह मिलना जुलना अचानक नहीं होता था। जमींदार उससे सोच समझ कर मिलते थे। वे उसके प्रति रंगीन सपने बुनने लगे थे, लेकिन सामाजिक मर्यादा के कारण खुलकर कुछ कह नहीं पाते। वो रामरती से मिलने के अवसरों की तलाश में हमेशा रहते थे। छोटे और उसकी बहू का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। अब उन लोगों ने घर और खेती के कामों में उसकी राय लेना कम कर दिया। ये बात चाची को खली। वो चुप रही, पर उन लोगों की हरकतें बढ़ती गईं। एक दिन तो हद ही हो गई जब दोनों भाइयों ने उसका खेत बांट लिया। इस पर टोकने पर दोनों बेटे एकदम भड़क गए और उन्होंने चाची को अपने काम से काम रखने की नसीहत दे डाली। जग हंसाई के डर से वो चुप हो गई, पर अंदर से टूट गई। उसने 2 दिन तक खाना नहीं खाया, पर ना तो कोई लड़का और ना ही कोई बहू ही उसके पास आई। भूखे पेट नींद तो आती नहीं। चाची की रात उहा कुएं में कटी। सुबह उसका सारा अनिश्चय खत्म हो चुका था। उसने अपनी चक्की साफ की और जमींदारों के घर की ओर चल दी। वो उन्हीं घरों में गई जहाँ पहले काम किया करती थी। उन लोगों को उसने अपनी समस्या बतलाकर काम मांगा। उसे फिर से काम मिलने लगा। उसकी ज़रूरतें ज़्यादा थी नहीं, उसका काम चलने लगा। छोटे की बहू का व्यवहार दिनों पर दिन खराब होता जा रहा था। चाची ने जमींदार से शिकायत की तो उन्होंने छोटे को समझाया, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। अधिक परिश्रम और उचित खुराक न मिलने के कारण चाची बीमार पड़ गई। उसी बीमारी हालत में एक दिन वो जमींदार के यहाँ काम करने पहुंची। उन्होंने उसकी हालत देखी और उसे पैसे देकर वैद्य जी के यहाँ जाने को कहा। वैद्य के इलाज से कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो उन्होंने अपने भतीजे के साथ पास के कस्बे में भेजा। वहाँ के डॉक्टर ने जांच करने के बाद शहर के बड़े अस्पताल में दिखाने की राय दी। जमींदार ने उन्हें शहर ले जाके बड़े अस्पताल में भर्ती करवा दिया। अच्छे इलाज और अच्छी खुराक मिलने से चाची की सेहत बिल्कुल ठीक हो गई। उसकी रंगत में निखार आ गया। उसमें एक अजीब सी कशिश पैदा हो गई थी जिसने भूप सिंह को हिला कर रख दिया। वो उसको पाने के सपने देखने लगे। इलाज के दौरान चाची की भूप सिंह से काफ़ी अंतरंगता हो गई थी। दोनों में हंसी मजाक होने लगा था। एक दिन दोनों एकांत में बैठे थे। भूप सिंह ने चाची से पूछा, रामरती आगे की क्या सोचे हो? रामरती की आंखों के आगे उसका पूरा विगत घूम गया। लड़कों बहुओं के द्वारा दी गई प्रताड़ना, उनकी उपेक्षा ने उसको हिलाकर रख दिया था। वो कांप कर रह गई। बीमारी के समय शहर में स्वर्ग सरीखा भी था, फिर दोबारा वहाँ जाना उसे नर्क में जाना जैसा लग रहा था। वो तुरंत जवाब न दे सकी। उसे चुप देखकर भूप सिंह ने फिर पूछा, चुप काहे हो, का सोचे हो? मालिक हम का बताई, हम तो मरी गए रहे, तुम ही बचाए हो। हमार जिंदगी तो तुम्हार भय, जैस कहियो वाय करे बह। भूप सिंह ने कुछ सोचते हुए पूछा, हमरे साथ रहियो? कैसे, गांव वाले का कही हैं?
कहकर उनका मुंह ताकने लगी। उसे इस तरह अपनी ओर ताकने पर उन्होंने फिर कहा, अरे कैसे का, कुछ सोचे हो? हमें कुछ नहीं सोचेगा, तुम्हें हो, हमार कुछ ना बिगड़ी, पर तुम्हार घर परिवार बिरादरी मान मर्यादा सब छूट जाई। हमरी मुसीबत हारी बीमारी में कौनो बिरादरी वालों काम नहीं आयो। छूटे तो सब वैसन है, छूट जाइए तो छूट जाए। तुम हमार नहीं आपन सोचो। हमें तुम बताओ, हमारी चूड़ी पहनी हो? भूप सिंह ने उसे लाल रंग की चूड़ियाँ दिखाते हुए पूछा। रामरती सन्नाटे में आ गई। उसने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। वो कुछ देर तक हक्की बक्की सी उनकी ओर ताकती रही। इस पर भूप सिंह ने फिर कहा, ना मन होए तो रहन दो। तब तक रामरती एक निश्चय पर पहुंच चुकी थी। उसने शर्माते हुए चूड़ियाँ लेकर भूप सिंह के पैर छू लिए। अभी आप सुन रहे थे जयराम सिंह गौड़ जी की लिखी हुई कहानी और उसने चूड़ियाँ पहन ली। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।